BHDLA 138, ठीक है। हिंदी साहित्य विविध विधाएं, ठीक है। हिंदी साहित्य में कौन कौन सी विधाएं हैं। अब डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो हम विधा पर ही चल रहे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये ब्लॉक सेकंड है, इससे पहले ब्लॉक फर्स्ट जो है उसको मैंने पूरा पढ़ा दिया या पूरा करवा दिया है, आप उसे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7, ठीक है। डायरी पूरे ब्लॉक 7 से लेकर के पूरा 12 चैप्टर चलेगा। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 डायरी हो गया, पत्र साहित्य है, रिपोताज है, यात्रा वृत्तांत है। फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 जो आपका रहेगा 11 जीवनी। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, संस्मरण। ये जितने इसमें चैप्टर हैं सभी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे 7 से लेकर के 7 से लेकर के 12 तक, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ आइएगा, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा। चैप्टर नंबर 7 क्या है, डायरी। किसकी डायरी भाई, राकेश मोहन की डायरी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या रहेगा, डायरी और अन्य विधाएं। जैसे अगर मैं बता दूं डायरी और आत्मकथा, डायरी और संस्मरण, और डायरी और क्या रहेगा आपका यात्रा वृत्तांत। 7.3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका राकेश मोहन की डायरी, ठीक है। या डायरी की प्रमुख विशेषताएं क्या होता है। राकेश मोहन की जो डायरी है वैसे बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, डायरी होती क्या है वही पढ़ लोगे तो वही डायरी की विशेषता लिख देना, ठीक है भाई। डायरी क्या होती है, डायरी जिस पे हम डेली लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, ठीक है। किसी भी टाइम लिखा जा सकता है, जो रूटीन उसका होता है, ठीक है। डायरी डेट वाइज होती है, तारीख वाइज लिखी जाती है डायरी। तो ये सारी क्या है, डायरी की विशेषताएं होती हैं। अगर आप डायरी को पढ़ लेंगे क्या होती है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर जो आपका 7 है। तो चलिए एक देख लेते हैं डायरी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरी और अन्य विधाएं। यही इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, डायरी और अन्य विधाएं क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा डायरी और अन्य विधाएं देखेंगे, डायरी और आत्मकथा। यहाँ डायरी के बारे में सब पता चल जाएगा। देखिएगा, डायरी आत्मकथा का एक ही रूप है। देखो डायरी क्या होती है भैया, डेली लिखी जा रही। जैसे मैं मान लो कि 1 तारीख को मैंने क्या किया, 2 तारीख को क्या किया, 3 तारीख को क्या किया, यानी पूरे महीने और पूरे साल भर के बारे में एक डायरी में लिखता हूँ। आत्मकथा क्या है, यानी मैंने जो पूरा जीवन जिया है उसके बारे में 40-45 साल या 50 साल का व्यक्ति हो जाता है तब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है। तो उसी को ये जो डायरी होती है वही आगे चल करके आत्मकथा बन सकती है। मान लो कि मैं डेली डायरी लिखता हूँ, डायरी में तो डेली हर दिन का विस्तार लिखा जाता है, लेकिन जो आत्मकथा लिखी जाती है वो पूरे लाइफ, पूरे जीवन में जो रोमांचक मोड़ होते हैं, आप जिन्हें बताना चाहते हैं, जिन्हें लिखना चाहते हैं, आप उनको लिखा जाता है, ठीक है। और डायरी में तो पूरा डिटेल में चीज़ें रहती हैं, लेकिन आप क्योंकि डायरी पर डे लिखी जा रही है, ठीक है, तो हर दिन के बारे में बहुत विस्तार से लिखा रहता है। लेकिन जो आत्मकथा होती है उसमें जीवन की अहम मोड़ क्या है, जीवन में क्या कठिनाई है, क्या प्रॉब्लम है, या आपने लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट किया, आपका संघर्ष क्या रहा, इस प्रकार की चीज़ों को हम कित में लिखते हैं, आत्मकथा में। आत्मकथा लेखक अपने जीवन की कहानी को कहता है, और डायरी के पन्ने में भी लेखक अपने बारे में लिखते हैं। यानी कह सकते हो कि डायरी भी खुद लिखी जाती है। अगर कोई डायरी लिखेगा तो ये थोड़ी है कि फलाने की डायरी तुम लिख रहे हो, नहीं हो सकता ना। यानी डायरी स्वयं लेखक लिखता है और आत्मकथा भी स्वयं के बारे में ही लिखी जाती है। यानी दोनों को लिखने वाला लेखक ही होता है, यानी स्वयं, यानी वो पर्सन लिखेगा। जब आत्मकथा के लेखक अपने जीवन की कहानी सुनाना चाहता है तो उसका श्रोता या पाठक अलग होता है। जैसे मान लो कि अपने जीवन की तुम्हें कहानी सुनानी है तो उसका देखो सिंपल सा बात है, जो हम आत्मकथा लिखते हो दूसरे के लिए लिखते हैं। मान लो कि मैं अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ, भाई 50-60 साल का मैं हो गया हूँ, मैं फलाना काम करता था, ये करता था, मैं लोगों को बता रहा। लेकिन जो डायरी लिखी जाती है वो स्वयं के लिए लिखी जाती है, ठीक है। इसका उद्देश्य होता है अच्छी आत्मकथा साक्षात्कार का रूप हो सकती है, इसलिए वह आत्मकथा नहीं लिखता है। उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसे वह दूसरों को सुनाना चाहता है, यही कामना उसे आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हर आत्मकथा में एक अंतर्निहितार्थ उद्देश्य होता है, वह पूरी रचना उस उद्देश्य में बंधी रहती है। यानी जो आत्मकथा होती है उसे हम किसी उद्देश्य के लिए, मान लो जैसे भाई सचिन तेंदुलकर हैं, धोनी हैं, दुनिया भर के राजनेता हैं, लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, ठीक है।
और लोगों को बताते हैं भैया मेरी लाइफ ऐसे रही। दुनिया भर के लोगों को तुमने जीवनी पढ़ी, आत्मकथाएं पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और डायरी भी व्यक्ति स्वयं लिख रहे हैं, ठीक है। यानी जो हम आत्मकथा लिखते हैं दूसरों को बताने के लिए, डायरी तो अपने लिए लिखी जाती है भाई, ताकि हमें याद रहे, चीज़ों को कर सकें। डायरी में ऐसा कुछ नहीं है। डायरी अपने शुद्ध रूप में स्वयं को संबोधित रचना है, जिसका लेखक होता है वो ही उसका पाठक होता है। यानी आप अपनी डायरी लिखोगे तो पढ़ने वाले आप हो, दूसरी कोई डायरी पढ़ता नहीं है, ठीक है। वह आत्म साक्षात्कार का रूप है। यानी हम अपने बारे में, अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को डे पर डे हम लिखते हैं, उसे किसी अन्य को नहीं सुनाना होता। यानी हम डायरी किसी दूसरे के लिए नहीं लिखते हैं, बल्कि स्वयं के लिए लिखी जाती है। उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, डायरी का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अपने आप में संवाद करने का उद्देश्य होता है, इसलिए डायरी में कई सारी अनकही बातें। एक बात बताऊं, डायरी में हम जो दूसरों को नहीं बताना चाहते हम उसको भी लिख दें। लेकिन आत्मकथा में क्या होता है, व्यक्ति अपनी अच्छी बातों को लिखता है, लेकिन जो ऐसी दूसरी बात टाइप की बातें होती है, यानी जो उसके जीवन में अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं रहा, उसको कई बार वो व्यक्ति छुपा लेता है। लेकिन हमारी डायरी कोई दूसरे पढ़ने वाला नहीं है, तो हमारे जीवन में जो कठिनाई है, जो संघर्ष है, या जो ऐसी चीज़ें हम जिसे दूसरों को बताना नहीं चाहते, हम डायरी में उसको लिख सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें कई बार आत्मकथा में व्यक्ति नहीं लिखता, शर्म या लाज के कारणवश नहीं लिखता होगा, ठीक है। जबकि आत्मकथा में लेखक उसे पूरे प्रकरण को विस्तार से पृष्ठभूमि पर लिखता है। आत्मकथा प्रकाशित होने के लिए लिखी जाती है, जबकि डायरी प्रकाशित होने के लिए नहीं लिखी जाती। भाई जो आत्मकथा लिखी जाती है, हम भाई उसको प्रिंटिंग करवाते हैं, लोगों को बेचते हैं, बिकती है दुनिया भर की ऑटोग्राफी। जो ठीक है, आत्मकथा जो होती है हम उसको छपवाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए ज़्यादातर लिखी जाती है। लेकिन जो डायरी होती है वह भाई हम उसका प्रकाशन नहीं करवाना, उसको छपवाना नहीं, प्रिंट नहीं करवाना, इसके लिए उद्देश्य नहीं होती है। डायरी पर्सनल होती है, लोग लिखते हैं। लेकिन आने वाले समय बहुत लोगों की डायरी, आपने देखा होगा कि उनकी डायरी, लेकिन वो बहुत विशेष व्यक्ति होती है, उन्हीं की डायरियाँ जिनकी प्रिंट हुई, जिनकी छपी हैं। सामान्यतः अगर हम सामान्य देखें तो डायरियाँ छपी नहीं जाती हैं, लेकिन आत्मकथा जो होती है उसको छपी जाती है, उनको ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं। तो डायरी और आत्मकथा में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसको जरूर करके जाना है, ठीक है। उसके बाद है भाई कि डायरी और संस्मरण में क्या अंतर है। देखिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को बताना चाहता है तो वह संस्मरण को अपनाता है। संस्मरण का मतलब होता है कि हम किसी चीज को याद करके लिख रहे हैं। संस्मरण का मतलब क्या भैया, कि जब हम किसी चीज को क्या मेमोरीज करके, याद करके, मान लो कि मेरी एज, मान लो कि किसी व्यक्ति की एज है 50-60 साल का व्यक्ति है, तो मान लो कि बचपन की 10 साल की कहानी को याद करके लिख रहा। यानी हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को रिकॉल करके, याद करके हम चीज़ को लिखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, संस्मरण। डायरी में लेखक और पाठक एक ही व्यक्ति होता है, इसलिए वह ही लिखता है, जबकि संस्मरण में कोई पाठक होता है। लेखक अपने इतर किसी अन्य व्यक्ति को कुछ कहना चाहता है, इस तरह से संस्मरण और आत्मकथा के करीब होता है। संस्मरण का उद्देश्य होता है, वह प्रायः सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन के बारे में लिखा जाता है। यानी संस्मरण जैसे भाई संस्मरण, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का संस्मरण है, प्रेमचंद है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, बिरजू महाराज है, जैसे अनेक लोगों पर हमें संस्मरण पढ़ने को मिलता है। यानी संस्मरण जो होता है हम किसी चीज़ को याद करके लिखते हैं, लेकिन संस्मरण जो व्यक्ति जो लिखता है किसी अन्य व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, यानी किसी घटना के बारे में बात करते हैं। और जो संस्मरण होता है वह डायरी के पास आता है। और डायरी क्या होती है आपको पता है, डायरी जो जिनको हम डेली, लेकिन क्या कहते हैं, डायरी अगर आप संस्मरण लिखें तो डायरी में मान लो संस्मरण लिखते समय आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही है, तो उसके लिए हम डायरी का प्रयोग कर सकते हैं, डायरी का यूज कर सकते हैं। तो डायरी और संस्मरण में क्या अंतर होता है ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है, कई बार आता भी है, ठीक है। संस्मरण में लेखक, संस्मरण में जिस व्यक्ति के बारे में पाठक, ये 3 बिंदु होते हैं। यानी उसमें 3 चीज होता है, एक तो जो लिखने वाला है, एक पढ़ने वाला है, एक जिस व्यक्ति के बारे में लिखा है। इस संस्मरण में 3 लोग होते हैं। और डायरी में क्या होता है, जो लिखता वही पढ़ता है, उसमें कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। लेखक अपने बारे में डायरी में लिखता है, इस तरह संभव कि डायरी का विषय लेखक स्वयं हो सकता है, पाठक और लेखक वही होता है। यानी डायरी का जो लेखक होता है वही उसका पाठक होता है, लेकिन हम जो संस्मरण लिखते हैं वह किसी अन्य व्यक्ति को बताने के लिए या सुनाने के लिए संस्मरण में लिखा जाता है। संस्मरण में कोई नायक होता है, किसी व्यक्ति को हम नायक या किसी व्यक्ति को हीरो की तरह हम पेश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन डायरी में इस प्रकार से हम खुद को हीरो थोड़ी बताने का प्रयास करते हैं। तो ये डायरी और संस्मरण में क्या होता है, बेसिक अंतर होता है, डिफरेंस होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला जो पार्ट है, डायरी और यात्रा वृत्तांत।
भी क्या भैया, डायरी और यात्रा वृत्तांत क्या होता है। ठीक है, देखिएगा, यात्रा वृत्तांत में लेखक किसी स्थान की वस्तु का वर्णन करे। यात्रा वृत्तांत क्या है, जैसे मान लो हम कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं, कहीं पर यात्रा करने जाते हैं, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। मान लो कि कोई कश्मीर है, कोई मान लीजिए केरल है, कहीं का भी आप अब बंगाल या आप दार्जिलिंग कहीं घूमने गए, उसकी अगर यात्रा का अगर आप वर्णन करते तो यात्रा वृत्तांत है, यानी किसी स्थान की यात्रा का वर्णन करता है। जाहिर है ऐसा वर्णन उस स्थान का होता है जहां लेखक स्वयं गया हो, जिसे लेखक पसंद करे। यानी यात्रा वृत्तांत में लेखक जहां पर जाता है, स्वयं जाता है, उस यात्रा का वर्णन करता है जिसे वो पसंद करता है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर यात्रा वृत्तांत नहीं लिखे जाते हैं। ये नहीं चाचा जी यात्रा करने गए थे तुम यात्रा वृत्तांत लिख रहे हो। यानी जो लेखक होता है वह स्वयं यात्रा करता है, फिर वो क्या करता है भैया, यात्रा वृत्तांत लिखता है। यदि आप उस स्थान पर ज्यों तो किसी होटल में रुके हो, किसी स्थान पर चप्पल खरीदे हो, कहाँ पर खाना खाया, आदि प्रकार की बातें यह आवश्यक नहीं। यानी इस प्रकार की बातों को भी यात्रा वृत्तांत में लिखा जाता। मान लो भैया हम कितने बजे की हमारी बस थी, फिर हमने बस को पकड़ा, फिर हम किस प्रकार से गए, फिर हम कहाँ कहाँ पर रुके, हमने क्या क्या किया, किस प्रकार से आए, कैसा वहाँ का वातावरण था, वहाँ के लोग कैसे थे, ठीक, वो किस प्रकार की बातें करते थे, ये सारी बातें हम क्या करते हैं, अपने यात्रा वृत्तांत में लिखते हैं, ताकि अन्य लोग उसे पढ़ करके उस चीज़ के बारे में जान सके, वह भी घूमने फिरने जाएं। ठीक है, एक अच्छी यात्रा वृत्तांत में तथ्यों और कल्पनाओं का मिश्रण होता है। यानी जो अच्छा यात्रा वृत्तांत होता है उसमें कल्पनाएं भी होती हैं या तथ्य, दोनों चीज़ों। उदाहरण के लिए किसी शहर का पुराना किला या घंटा घर हुआ, या तथ्य है कि यदि लेखक यात्रा वृत्तांत लिखेगा तो उसका उल्लेख करेगा, या उल्लेख पर्यवेक्षक निर्देशिका भी होता है। दोनों तरह की पुस्तकों में चहल पहल, आवाजाही, दुकानदार, ग्राहकों का व्यवहार, मानसून का जिक्र होता ही होता है। यानी इसमें हम इन चीज़ों का कि वह शहर कैसा है, वहाँ के दुकानदार कैसे हैं, वहाँ के मौसम कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, इस प्रकार की बातें हम क्या करते हैं, अपने यात्रा वृत्तांत में लिखते हैं। यात्रा वृत्तांत में डायरी के रूप में लिखा जा सकता है। यानी जो यात्रा वृत्तांत है, मान लो कि मैं डायरी डेली लिखता हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं डेली डायरी लिखता हूँ, ठीक है, कहीं पर पर डे डायरी लिखता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि किसी दिन मैं कहीं घूमने गया तो उसको भी तो डायरी में लिखूंगा। यानी हम यात्रा वृत्तांत को अपनी डायरी में लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, संस्मरण के रूप में लिखा जा सकता है। यानी यात्रा वृत्तांत को हम संस्मरण के रूप में लिख सकते हैं। इसका रूप समझा जा सकता है। डायरी का लेखक उसी दिन होता है। यदि उस दिन आप किसी विशेष स्थान पर गए हैं तो आप उसका वर्णन लिख सकते हैं। मान लो कि भाई अगर कोई व्यक्ति डायरी डेली लिखता है तो अगर कहीं घूमने फिरने गया तो उस यात्रा वृत्तांत को डायरी में लिखेगा। ठीक है, डायरी का यह हिस्सा यात्रा वृत्तांत का रूप हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आप अपनी यात्रा संपन्न करने के बाद उसका वर्णन करने बैठे हैं। जाहिर है कि आप स्मृति के आधार पर लिखेंगे। भले ही यात्रा वृत्तांत डायरी की तरह उसी दिन लिखे या नहीं लिखे, परंतु उस दौरान लिखा लिया जाता है जब तक यात्रा का अनुभव आपको याद रहेगा। इसलिए यात्रा के 10-15 दिनों के भीतर उसे लिखा जाता है। इस तरह उसका जीवित स्मृति होती है। यानी हम क्या करते हैं, जहाँ पर घूमने फिरने जाते हैं हम उन चीज़ों को याद करके, मान लो कि भाई तुम कहीं घूमने फिरने गए, आए थकान वकान थी, ठीक है, ठीक हो गई, फिर आप उसको लिख रहे हो, तो हम कई बार उसको याद करके भी यात्रा वृत्तांत को लिखते हैं। कई बार मान लो कि आप कहीं घूमने फिरने गए, एक ही दिन का था, एक ही दिन में आ गए, तो शाम को आकर के आप उसको डायरी में लिख सकते हैं, डायरी की तरह लिखा जा सकता है। यात्रा वृत्तांत एक लक्ष्य भौतिक पाठक होता है। यह पाठक डायरी के पाठक से भिन्न होता है। यानी कह सकते हैं यात्रा वृत्तांत का जो पाठक होता है वह डायरी के पाठक से भिन्न होता है। जहां रचना किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित करती है वहां लेखक में औपचारिकता आ जाती है। ठीक है, अब आप वाक्य बनाते हैं। यात्रा वृत्तांत का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यानी कह सकते हैं भाई देखो डायरी का कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन जो यात्रा वृत्तांत होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आमतौर पर किसी विशेष स्थान के सौंदर्य या वहाँ की सामाजिक चीज़ है या सांस्कृतिक चीज़ है, उससे प्रेरित होकर के क्या करता है, लेखक वहाँ की यात्रा करता है। वह चाहता है कि पाठक उस अनुभव के साझीदार बने। उसके भीतरी महत्वाकांक्षा होती है कि उस स्थान पर जाएं तो लेखक उसी दृष्टि से एक बार जरूर देखे। वह पाठक के साथ संप्रेषण की स्थिति में आना चाहता है। हिंदी में अज्ञे और निर्मल वर्मा के उत्कृष्ट यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। जब भी अवसर मिले तो आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये यात्रा वृत्तांत क्या होता है भैया, कि उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, मान लो कि कोई मुझे जगह बहुत अच्छी लगती है, मैं वहाँ पर घूमने फिरने गया हूँ, तो लोगों को भी बताना चाहता हूँ, तो उस उद्देश्य से क्या है, यात्रा वृत्तांत लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो पत्र
और डायरी में यानी हमने देखा या कह सकते कि जो डायरी है यात्रा वृत्तांत क्या होता है, डायरी आत्मकथा क्या है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपसे पूछे जा सकता है, तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर इसमें जैसे राकेश मोहन की डायरी, डायरी के पूरे बारे में कभी नहीं पूछा है। राकेश मोहन की डायरी को एक बार आप थोड़ा सा रीड जरूर कर लेना, राकेश मोहन की डायरी के बारे में यहाँ पर क्या बातें की। वैसे डायरी का सार आ सकता है, कई बार आता है राकेश मोहन की डायरी का सार बताओ। राकेश मोहन की जो डायरी है वो 2 दिन की डायरी है, उसमें ओनली 2 डे की जिक्र करते हैं। तो ठीक है, राकेश मोहन की डायरी का सार देख लेना। ठीक है, अगर मान लो आपके एक क्वेश्चन है डायरी की प्रमुख विशेषता बताओ। ठीक है, तो डायरी के बारे में हमने तो ऐसी बहुत सारी बातें कर ली भाई। डायरी होती क्या है, डायरी जो होती है, जो लेखक होता है वही उसका पाठक होता है। ठीक है, या उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। जिन चीज़ों को हम डेली लिखते हैं, रूटीन में लिखते हैं, वो हमारी डायरी होती है, जिसमें डेट तारीख डाल करके हम डायरी को लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप इनकी क्या कर सकते हैं, विशेषता बना सकते हो कि डायरी में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, ये जो मैंने बताया इतना इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इतना ही आप लिख लीजिएगा। इस चैप्टर में जितना इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी रहेगा उसी पार्ट को हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है, पत्र। अगर मैं पत्र की बात करूं तो इसमें हमें क्या देखना है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसमें हम देखेंगे 8.4 पत्र और अन्य गद्य विधाएं। भाई पत्र और अन्य गद्य विधाएं कौन कौन सी हैं, पत्र और आत्मकथा क्या है, पत्र और संस्मरण क्या होता है, पत्र और डायरी क्या है। इनको देखते हैं कि ये सेक्शन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि भाई पत्र और जो अन्य विधाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 8.3 रहेगा पत्र विधा की विशेषता। ठीक है, पत्र विधा क्या होता है, पत्र तो पहली उसकी विशेषता रहती है भाई पत्र जो है लिखित में रहता है। ठीक है, उसमें चीज़ों को लिखा रहता है, यानी रिटर्न में रहता है, लिखित संप्रेषण होता है पत्र का। पहली बात तो ये है कि कोई भी पत्र। दूसरा, पत्र जो होता है निजता, प्राइवेसी होती है, प्राइवेट होता है। ठीक है, पत्र में कति निजता होती है, प्राइवेसी होती है थोड़ी। भाई जो व्यक्ति पत्र लिखता है नहीं बोलते नहीं भाई किसी दूसरे की चिट्ठी मत पढ़ो, किसी के लिए पढ़ रहा क्या लिख रहा है ना, तो निजता होती है, यानी प्राइवेसी होती है। ठीक है, दूसरा, पत्र में आत्म अभिव्यक्ति होती है, यानी हम अपने विचारों को किसी दूसरे को व्यक्त करते हैं, बताते हैं, किसके जरिए, पत्र के जरिए। पत्र में सारी क्या होती है भैया, विशेषताएं होती हैं पत्र में। दूसरा, तात्कालिकता, यानी पत्र जो होते हैं तात्कालिक लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी ताजी चीज़ें उसमें ज़्यादातर लिखी रहती हैं, जिसको हम पत्र कहते हैं। ठीक है, सहजता भी पत्र में, यानी बहुत सहज भाषा का है, क्योंकि पत्र हम उसी व्यक्तियों को लिखते हैं जिन लोगों को हम जानते हैं, इसलिए पत्र सहज। जैसे मान लो कि पिता पुत्र को लिख रहा है, माता पुत्री को लिख रही है, लड़का लड़की को लिख रहा है, यानी भाई बहन को लिख रहा है, चाचा चाची को लिख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से कैसे, तो मेरा कहने का मतलब है कि पत्र जो होता है उसमें सहज भाव होता है, क्योंकि हम उस व्यक्ति को पत्र लिखते हैं, उस व्यक्ति को लेटर लिखते हैं जिन व्यक्ति को हम जानते हैं। ठीक है, कई बार ना जानने वाले व्यक्तियों को भी पत्र लिखा जाता है। जैसे मान लो कि प्रिंसिपल को पत्र लिखा जा रहा है, थाना अध्यक्ष को लिखा जा रहा है, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जा रहा है, मंत्री विधायक को पत्र लिखा जाता है। यानी पत्र में ज़्यादातर अगर हम बात करें, फिर उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर आ जाएगा ना, तो उसमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब कि पत्र में ज़्यादातर सहजता होती है, जो इनफॉर्मल लेटर है। अगर पत्रों को अगर आप देखें, अनौपचारिक जो पत्र होते हैं जो हम घर परिवार में लिखते हैं, एक दूसरे को लेटर लिखते हैं। ठीक है, एक सहजता होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो रहेगा 8.4 में ये कहेगा पत्र और अन्य गद्य विधाएं। ठीक है, भाई पत्र और अन्य गद्य विधाएं क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या देखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा पत्र और आत्मकथा। देखिएगा, पत्र और आत्मकथा एक दूसरे के समीप होते हैं, यानी जो पत्र है और जो आत्मकथा है दोनों एक दूसरे के समीप होते हैं, दोनों स्वतंत्र विधाएं हैं, यानी दोनों इंडिपेंडेंट लिखे जा रहे हैं। दोनों में सामान्यता यह होता है कि दोनों विधाओं में लेखक अपने बारे में खुलकर, देखो आत्मकथा में जो लिखने वाला है अपने बारे में खुल करके लिखता है। ठीक है, आत्मकथा में, और पत्र में भी व्यक्ति अपने बारे में जो लिखता है पूरी तरीके से खुल करके बारे में अपनी बातें लिखता है। ठीक है, परंतु पत्र में जहाँ तात्कालिकता होती है, पत्र में तात्कालिक यानी ताज़ा बातें लिखी जाती हैं, लेकिन आत्मकथा जो होती है उसमें जीवन का ब्यौरा रहता है, वो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ताज़ा या ताज़ी नहीं रहती, बातें बासी हो गई हैं ना, कह सकते हो। आत्मकथा व्यक्ति के जीवन पर लगातार प्रस्तुत किया, जो आत्मकथा होती है व्यक्ति उसमें अपने जीवन के बारे में पूरा विवरण देता, पूरी डिटेल बताता भैया। ठीक है, पूरा विस्तार से
50-60 साल का जीवन कैसे जिया पूरा बताएगा। पत्र में जीवन का एक क्षण होता है, यानी किसी पॉइंट पर हम बात करते हैं, ठीक है। एक समय में पत्र लेखक जो सोचता है वही लिखता है, यानी पत्र जो हम सोचते हैं उसी को लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन आत्मकथा हमने पूरी लाइफ जी लिया, पूरा जिंदगी जी लिया, फिर हम लिखते हैं उस, ठीक है। आत्मकथा में सब कुछ सहजा संवरा होता है, ठीक है। पत्र आत्मकथा जो होती है हम, क्योंकि हमने पूरा जीवन जी लिया, दूसरों को इंप्रेशन के लिए, दूसरों को कह सकते हो कि मोटिवेट करने के लिए हम आत्मकथा लिखते हैं, तो इसलिए पत्र जो आत्मकथा होती है वो थोड़ा व्यवस्थित होती है। लेकिन जो पत्र होता है अव्यवस्थित होता, कभी कुछ बात कर रहे हैं, कभी कुछ बात कर रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, तो इस प्रकार से अव्यवस्थित होता पत्र, ठीक है। लेखक एक ही बात लिखता है तो कभी दूसरी, यानी अगर हम पत्र की बात करें तो कभी हम कुछ कह लेंगे, कभी कुछ, लेकिन आत्मकथा की अगर बात करोगे तो वह बतौर पूरी तरह से क्या होती है, क्रम वाइज लिखा जाता। भाई पहले साल में हमने काम किया, दूसरे साल में रहा, तीसरे साल में रहा, चौथे साल में 10 वर्ष की आयु में हमें मिला, 15 वर्ष की आयु में रहा, 20 वर्ष की आयु में। तो इस प्रकार से पत्र और आत्मकथा में क्या अंतर है। उसके बाद आ गया पत्र और संस्मरण, ठीक है भाई। क्या पत्र और संस्मरण, देखो यह सही है कि पत्र और संस्मरण दोनों विधाओं में दो व्यक्तियों के साझा अनुभव, देखो पत्र की बात करें और संस्मरण देखें तो दोनों में दो व्यक्ति के साझा अनुभव होते हैं। यही फर्क है कि इनमें कोई तीसरा पाठक होता है, यानी इसमें तीसरा पाठक जरूर होता है। मान लो कि संस्मरण है, मान लो मैं संस्मरण लिख रहा हूँ, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कोई तीसरा पढ़ेगा। उसी प्रकार से जो पत्र होता है उसमें एक लिखने वाला होता है और एक पढ़ने वाला। तो मान लो मैंने किसी को लेटर लिखा है, उसको मिला, उसने पढ़ लिया, ठीक है। तो इनमें एक थोड़ा डिफरेंस रहता है, एक में 2 व्यक्ति हैं, एक में 3 व्यक्ति होते हैं, देखिएगा। संस्मरण बीते हुए अनुभव को बयां करते हैं, यानी जो संस्मरण होता है उसमें हम बीती हुई बातों को लिखते हैं, लेकिन जो पत्र होते हैं वो तात्कालिक होते हैं, प्रेजेंट टाइम की हम बातें करते हैं, वर्तमान की बातों पर होता है, ठीक है। पत्र लेखन में बीते हुए अनुभव का उपयोग हो सकता है, यानी जो पत्र लिखे जाते हैं उसमें हम बीती हुई बातों को लिखते हैं, लेकिन इसकी मुख्य विषय वस्तु नहीं है, मुख्य विषय वस्तु वर्तमान होती है। लेखक उसी पर टिप्पणी करता है। यात्रा वृत्तांत जो होता है वह अतीत का विषय होता है, यानी पत्र जो होता है उसमें जो लेखक बातें करता है वह वर्तमान के विषय के बारे में लिखता है, लेकिन जो संस्मरण होता है उसमें हम क्या करते हैं भैया, जो बीत गया, यानी किसी चीज़ को हम मेमोरी यानी हम याद करके लिखते हैं, वो संस्मरण है, ठीक है। उसे सुखी और दुखी हुआ जा सकता है, किस पर, अब कोई परिवर्तन नहीं, यानी किस पर, संस्मरण में जो लिखा हुआ है वे अनुभव अंतिम है, यानी जो कह सकते हैं संस्मरण में जो चीज़ें लिखी जाती है वो बिल्कुल लास्ट है, उसमें परिवर्तन नहीं। लेकिन जो पत्र में लिखा जाता है उसमें परिवर्तन हो सकता है, उसमें चेंज हो सकता है। आज तुमने लेटर लिखा, तुमने कुछ बात बोल रहे हो, कल लेटर लिख के बोलोगे कुछ और बात बोलोगे। लेकिन जो व्यक्ति भाई अगर मैं बात जो संस्मरण लिखता हो तो फाइनल हो चुका, पास्ट में जा चुका, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है। अतः पत्र वर्तमान होता है और संस्मरण, यानी पत्र जो होता है वह वर्तमान हो सकता है या वर्तमान की बातें करता है, लेकिन जो संस्मरण होता है वह अतीत यानी भूत भविष्य यानी भूतकाल की बातों में बातें यानी पुरानी बातों का होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पत्र और डायरी, देखिएगा अगला हमारा क्या है, पत्र और डायरी। देखिएगा शिल्प की दृष्टि से पत्र निराली विधा है। अगर हम शिल्प की बात करें, जो पत्र है वो बहुत निराली विधा होती है, ठीक है। ये क्या है, बहुत निराली विधा है, इसका किसी अन्य विधा से कोई मेल नहीं, यानी अगर हम बात करें जो अन्य विधाएं होती हैं उनमें कोई मेल नहीं होता। जब कुछ बातों में पत्र और डायरी में समानता, यानी पत्र और डायरी में क्या होती है, थोड़ी बहुत समानताएं होती हैं। उदाहरण के लिए दोनों तात्कालिक लेखन होते हैं, यानी पत्र और डायरी की बात करें दोनों में क्या भाई तात्कालिक लेखन होता है, ठीक है। एक पत्र कई दिनों तक नहीं लिखा जाता है, आमतौर पर पत्र को एक जगह पर हम बैठ करके लिखते हैं, लेकिन जो डायरी होती है वो डेली रूटीन में लिखी जाती है, ठीक है। इस तरह डायरी का लेखन उसी दिन होता है। वैसे निश्चित नहीं है कि सामान्यतः डायरी दिन बीत जाने के बाद लिखी जाती है, पत्र का कोई निश्चित समय नहीं है। जब आपको पत्र मिला तो मन में इच्छा जगी कि आप पत्र लिखने बैठ जाएं। अवश्य है कि यह पत्र लेखन का कार्य होगा। डायरी का लेखक स्वयं ही, देखो जो पत्र होता है हम दूसरे के लिए लिखते हैं, लेकिन जो डायरी होती है वह हम अपने लिए ही लिखते हैं, ठीक है। और पत्र लिखा भाई किसी को तो उसका हम रिप्लाई का भी तो इंतजार करते हैं कि भाई उसका कोई रिप्लाई करेगा, उसका कोई उत्तर देगा, ठीक है। तो ये पत्र और डायरी में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस आपसे दिखेगा। पत्र की विषय वस्तु को प्रभावित करता है, जो व्यक्ति होता है व्यक्ति पत्र की विषय वस्तु को प्रभावित कर सकता है। पत्र की भाषा संयमित और मर्यादित होती है, जो पत्र होता है उसकी भाषा संयमित है, मर्यादित, क्योंकि हम दूसरों के लिए लिख रहे हैं। अब मान लो कि माता है, बहन है या भाई है, किसी के लिए पत्र लिख रहे हैं तो उसकी भाषा जो है मर्यादित होती है, ठीक है।
डायरी की कोई भाषा को कोई वो नहीं रहता, क्योंकि हमें खुद ही पढ़ना है तो अपने अकॉर्डिंग हम उसको लिखते हैं, ठीक है। किसी भी सार्वजनिक अनुभव को अभिव्यक्त नहीं होती है। पत्र में गोपनीय सूचना हो सकती है, हो भी नहीं। कई बार कहता पत्र में, कई बार भाई इन्फॉर्मेशन जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन या गोपनीय सूचना होती है, ठीक है, गुप्त जानकारी होती है, यह अवश्य है कि उस पत्र का संबंध पत्र में क्या है, दो व्यक्तियों का संबंध होता है, लेकिन डायरी जो होती है हम अपने लिए खुद के लिए लिखते हैं, ठीक है। आप डायरी में अपने लिए ऐसी बारीकियां चाहेंगे तो लिख सकते हैं। पत्र में प्राप्तकर्ता के अनुभवों की सीमा का नहीं, पत्र जो होता है हम उसको दूसरे के जो लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, लेकिन जो भाई डायरी होती है हम वह अपने अनुसार और अपने अकॉर्डिंग ही उसको लिखते हैं। तो ये डिफरेंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक चीज़ आता है, मैं बता देता हूँ, इसमें एक चीज़ और है जो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, एग्ज़ाम में, ठीक है। वो क्या चीज़ है, मुक्ति बोध के पत्रों का सार बताओ। एग्जाम में आ सकता है भाई, ठीक है। मुक्ति बोध के जो पत्र हैं इसका सार बताइए, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार जरूर पढ़ के जाना। या मुक्ति बोध ने खुद को गधे से तुलना की, इस प्रकार से एक कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मुक्ति बोध के जो पत्र हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कई बार आए हैं, ठीक है। इसलिए मुक्ति बोध का जो पत्र है इसको आप लोग छोड़ना मत, ठीक है, इसको जरूर करके जाना, ठीक है। बाकी इसमें यही रहेगा, जो जितना इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट मैं सारा बता दूंगा। 8.8 लगभग चैप्टर आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 समाप्त हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 जो है, चैप्टर नंबर 9 क्या है, रिपोताज, ठीक है। यहाँ पर एकलव्य के नोट हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम मुक्ति बोध का पत्र का सार जो आप बता रहे थे ये तो आपने हो गया ना। नंबर 9 है, ठीक है। मैंने बोला रिपोताज में आपको क्या करना है। रिपोताज में सबसे पहले रिपोताज जो लिखा जाता है उसकी विशेषता क्या है, ये कई बार आ सकता है। रिपोताज लेखन की विशेषता बताइए। फिर उसके बाद हमें जो करना है एकलव्य के नोट, ठीक है भाई, ये आ सकता है। तो चलो इसको देखते हैं। रिपोताज लेखन की विशेषता क्या है। रिपोताज जो लिखे जाता है इसके जो लेखन होता है उसमें कौन सी विशेषता, पहले क्या होता है, कथ्यात्मक प्रस्तुति। देखोगा रिपोताज में एक या उससे अधिक घटनाओं का चित्रण होता है। रिपोताज क्या होता है पहले मैं बता दूं। रिपोर्ट सुना, रिपोर्ट को ही रिपोताज बोला जाता है, ठीक है। जब ये साहित्य में आए रिपोर्ट कई प्रकार की होती है भाई। डॉक्टर की भी तो रिपोर्ट होती है, सुना होगा ना, डॉक्टर की रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट कई टाइप की होती है, बहुत प्रकार की रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट जब साहित्य में आई, जब लिटरेचर में आई, वही हो गया रिपोताज। रिपोर्ट को ही रिपोताज बोला गया, ठीक है। इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, रिपोताज। देखिएगा रिपोताज में एक यानी इसमें घटनाएं होती हैं रिपोताज में, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ की रिपोर्टिंग करते हैं ना, उसको देखो घटनाओं को कथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत। देखो जो रिपोर्ट होती है ना साहित्य में, रिपोताज जो होता है उसमें अगर किसी घटना को लिखा रहा है तो उसको क्या क्या कथा के रूप में यानी कहानी के रूप में प्रस्तुत कर की विशेषता होती है, ठीक है। रिपोताज में कोई ना कोई कहानी अवश्य, यानी जो रिपोताज होता है उसमें कोई ना कोई क्या होती है भैया, स्टोरी होती है, कहानी होती है, ठीक है। रिपोताज को मर्मस्पर्शी बनाने का यानी जो रिपोताज है वह लोगों की जो मर्म है उसको जाने या उनकी आत्मा को टच करे, इस प्रकार से यानी बहुत मार्मिक कहानी लिखी जाती है, ठीक है। या ध्यान देने वाली बात है, इसमें वर्णित कहानी वास्तविक तो होती है लेकिन वह किसी न किसी समस्या को उठाती है। यानी जैसे मान लो टीवी में रिपोर्ट होती देखा, तो यानी कहते हैं उन लोगों की समस्या, यानी रिपोर्टाज जो लिखा जाता है उसमें कोई न कोई कहानी जरूर होती है, लेकिन वह लोगों की जो समस्या है, लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको बताने की बात करती है, ठीक है। यानी रिपोर्टाज में जो होता है वो कथ्यात्मक, यानी उसमें अगर जो चीज़ लिखी जाती, जो भी घटना लिखी जाती है उसको हम कथा के रूप में या कहानी के रूप में हम उसको क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं या बताते हैं, ठीक है। दूसरा ऐतिहासिक, रिपोर्टाज होता है ऐतिहासिक चीज़ों पर लिखा जाता है। देखिएगा घटनाओं की प्रस्तुति द्वारा अपने युग के इतिहास को प्रस्तुत करने का रिपोर्टाज का ऐतिहासिक महत्व कम नहीं है। किसी भी घटना के हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मान लो कोई अगर जैसे वीरता की कहानी है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिख रहा,
भगत सिंह के बारे में रिपोर्ट लिख रहा, तो इस प्रकार की रिपोर्ट, यानी हम क्या करते हैं ऐतिहासिक चीज़ों पर लिखते हैं। ठीक है भाई, मान लो 1857 की क्रांति हो गई, या स्वतंत्रता आंदोलन है, या हमारा देश दिन आज़ाद हुआ, तो इन यानी ऐतिहासिक चीज़ों पर क्या होता है रिपोर्टाज लिखे जाते हैं, जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है, जो इतिहास है, हिस्टोरिकल मोमेंट हो, या कोई सामाजिक है, आर्थिक या कोई राजनीतिक चीज होती है, उन पर क्या होते हैं रिपोर्टाज लिखे जाते हैं। यानी रिपोर्टाज में क्या होती है ऐतिहासिकता होती है। ठीक है, यानी ऐतिहासिक घटनाओं पर लिख। दूसरा, रिपोर्टाज के जरिए हम चित्रात्मकता, किसी चित्र को प्रस्तुत करने, देखिएगा चित्रात्मकता रिपोर्टाज की महत्वपूर्ण विशेषता, यानी जो चित्रात्मकता है वह रिपोर्टाज की क्या है एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसी विशेषता के कारण रिपोर्टाज रेखा चित्र के निकट खड़ा हो जाता है। प्रभावपूर्ण चित्रों के रूप में छोटी छोटी घटनाएं आकार ग्रहण करती हैं। पाठक के मन में चित्र, देखो अगर हम किसी मान लो किसी घटना के बारे में कई बार जब बताते हैं स्टोरी में, तो हम क्या करते हैं ऐसी घटना से बताते हैं कि जो पढ़ने वाला है उसको ऐसा लगता है जैसे उसके सामने वो दृश्य चल रहा है, जैसे फिल्म चल जाती है। यानी हम उसको चित्रों के माध्यम से, मेमोरी के माध्यम से, चित्रात्मक रूप से हम उसको रिपोर्टाज को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इस तरह से समूची घटना के हम बताते हैं कि आंखों के सामने उसकी घटना जो घूमने लग जाती है। ठीक है, भाव और संवेदना का चित्रात्मकता को और अधिक संजीव और प्रभावशाली बना दे। नहीं, हम इस प्रकार से भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, या इस प्रकार से हम भाव को बताते हैं कि उस व्यक्ति के सामने ऐसे लगता है जैसे वो चित्र, आपने कई बार कहानी सुनी होगी, जैसे आपको कोई कहानी सुना रहा है और बहुत बेहतर तरीके से कहानी सुनाई जा रही है, तो आपके सामने ऐसे लगेगा जैसे वो चित्र आपके सामने चल रहे हैं, विजुअल आपके सामने चल रहे हैं, आपके मन में ऐसे लगता है। तो रिपोर्टाज में जो घटनाएं लिखी जाती हैं इस प्रकार से लिखो कि व्यक्ति को ऐसा लगे जैसे उसके सामने का भैया विजुअल चल रहे हैं, चित्र चल रहे हैं, यानी उसमें रिपोर्टाज में चित्रात्मकता बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रिपोर्टाज में क्या भाई विश्वसनीयता बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वसनीयता देखिएगा, घटनाओं का लेखक से साक्षात्कार होने के कारण रिपोर्टाज में विश्वसनीय, यानी घटना जो होती है अगर लेखक स्वयं वहां पर जाकर के रिपोर्ट करता है तो उसमें विश्वसनीयता रहती है। किसी घटना हो, कोई युद्ध हो, भूचाल हो, ये इन चीज़ों की अगर रिपोर्टिंग की जाती है तो लेखक इसमें विश्वास होगा, तभी तो लोग उस रिपोर्टाज को पढ़ेंगे। यानी विश्वसनीयता क्या है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साधारण समाचार को कलात्मक रूप से रिपोर्टाज की सृष्टि होती है, यह बहुत ही रोचक तथ्य है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि पाठक को रचना यानी रिपोर्टाज की वह संतुष्टि या आनंद मिलना चाहिए जिसे घटना को देखने से लेखक महसूस करें। यानी हम देखो सिंपल सी बात है भाई, हम समाचार न्यूज उसी को पढ़ते हैं जिसमें हमारा विश्वास रहता है ना। यानी कह सकते हैं कि रिपोर्टाज में विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब लोगों का विश्वास होगा तभी तो आपकी रिपोर्ट को पढ़ेंगे। यानी क्या है विश्वसनीयता इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली हम बात करेंगे जो अगला पार्ट है, इसमें शैली बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिएगा, घटनाओं की तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में क्या है, घटना की अगर कोई तात्कालिक यानी तुरंत अगर प्रतिक्रिया के रूप में कारण रिपोर्टाज शैली में आता है। इसमें भावावेश शैली है। मान लो कोई अगर घटना घट जाती है ना, तो पहला जो रिएक्शन होता है उस प्रकार के रिएक्शन इसमें होते हैं। ठीक है, भावावेश यानी हम किसी भाव में, मान लो कहीं पर आग लग गई, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो उसका पहला जो रिएक्शन होता है उस प्रकार की शैली यानी भावावेश शैली इसमें होती है। इसके अलावा रिपोर्टाज निबंध शैली में, पत्र शैली में, और यानी जो रिपोर्टाज होता है उसको हम रिपोर्टाज है उसको हम निबंध शैली में, पत्र शैली में या डायरी शैली में भी रिपोर्टाज को लिख सकते हैं। यह लेखक पर निर्भर करता है कि जिस शैली में वह अपने आप को ज़्यादा समर्थ पाता है या ज़्यादा बेहतर पाता है वह उसको लिखता है। असल चीज़ है घटना की प्रामाणिकता क्या है, उसे आधार पर इस आकार में उसकी कोई सीमा नहीं है। नहीं कह सकते कि रिपोर्टाज जो कई सारी शैलियों में लिखे जाते हैं। इसमें भावावेश देखो भाई, अगर कोई घटना कहीं पर घट जाती है तो घटना जब घटती है तो शुरू में किस प्रकार का रिएक्शन होता है, किस प्रकार की चीज़ें होती हैं, वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है जो भी मैंने बात की। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो एकलव्य के नोट। ठीक है, ये इसमें क्या है एकलव्य के नोट हैं, यही है आपके लिए इम्पोर्टेंट। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ उनको पढ़ करके ज़रूर जाना। बहुत सारा तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं बता ही दूँगा। ठीक है, इतना नहीं आता, इसमें जो चीज़ें आएंगी उसके हम बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन जो रहेगा। चलते हैं एकलव्य के नोट, यही है। ठीक है भाई, एकलव्य के नोट का विश्लेषण।
यानी इसका प्रतिपाद आता है। देखिएगा क्या बताया गया, देखो परानपुर बिहार के पूर्णिया जिले का एक बड़ा सा गांव है। इसका प्रतिपाद एकलव्य के नोट का बता रहे हैं, ठीक है। परानपुर बिहार के पूर्णिया जिले का एक बड़ा सा गांव है जिसमें विभिन्न जातियों के तरह टोले हैं। क्या है, एक जैसे गांव होता है ना, तो उसमें गांव के बारे में, गांव में क्या भैया 8 लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, 50 मैट्रिक है यानी 10वीं पढ़ रखी है, 100 लोग मिडिल क्लास हैं, 8वीं पास हैं, 1.5 दर्जन कवि हैं, ठीक है, 2 दर्जन कथाकार हैं, 2 साहित्यकार हैं, 1 नाटककार हैं। इस गांव की आत्मा की धड़कन है। दलित एवं स्त्रियों की शिक्षा के बढ़ते रुझान को इंगित करते हुए रेणुका ने लिखा है, पिछले साल एक हरिजन ने बीए किया है। यानी गांव में एक बहुत बड़ी भैया घटना हो गई कि एक हरिजन यानी शेड्यूल कास्ट का जो व्यक्ति है उसने क्या किया है, बीए किया है, सबसे पहले किया उसने, ठीक है। लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं। जिले की एकमात्र साहित्यिक पत्रिका में एक कुमारी कवित्री की रचनाएं हमेशा छपती हैं, परंतु साथ ही स्त्री के प्रति पुरुषों की सनातन प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। रेणुका चूकती नहीं, और यह बात है कि तरह तरह के लोग बातें करते हैं उनकी रचनाओं के संदर्भ में। शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार हो जातिवाद का नमूना है। परानपुर का स्कूल है जहाँ की व्यवस्था बहुत दयनीय। आपने देखा कि भाई कि स्कूलों की जो व्यवस्था प्राइमरी स्कूल की जो खराब होती है वैसे वहाँ की भी है, ठीक है। विगत 3 वर्षों में कोई हेडमास्टर 2 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाया। यानी गांव में जो स्कूल है वहाँ पर जो हेडमास्टर आता है बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाया है। जाति और पंचायत गाँव की दलबंदी के ऊपर चढ़े करेले की भुजिया स्कूल में कमेटी की भुजिया जाती है। पुस्तकालय की स्थापना 1930 में हुई। 1944 से सरकारी सहायता भी मिली, लेकिन पुस्तकालय पिछले 5 सालों से बंद है। उसे चित्तन बाबू ने हड़प लिया है। सरकारी रेडियो बिकू बाबू की सुहाग रात में बजाने के लिए गया, उसी दिन से खराब है, वो उनके यहाँ पड़ा है। बैटरी का सारा पैसा सरकार से बराबर लिया जाता है। नहीं कह सकते गांव में जो हालत रहती है, सरकारी सुविधाएं सारी आती है लेकिन स्कूल में और काम कुछ नहीं होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर उसका वर्णन किया गया। आज़ादी के बाद पंचायती राज के माध्यम से गांव का विकास करने के लिए जो थोड़ी बहुत भैया कोशिश हुई है वह भी जातिवादी राजनीति में फंस करके रह गई। जैसे गांव में होता है कि भाई सरकार की सहायता, लेकिन गांव में कुछ होता नहीं जाति पात से, ठीक है। इस सिलसिले में पहली बात यह है कि पंचायत में आमतौर पर पूर्व जमींदार और धनी किसानों का कब्जा है। यानी कह सकते हैं कि पंचायत में जो धनी लोग हैं उनका क्या एक प्रकार से कब्जा है, प्रभुत्व है। दूसरे विकास कार्यों के लिए मिलने वाली सहायता सरकारी अधिकारी और पंचायत प्रधान, ये कह सकते हैं जो गाँव में होता है भैया, जो सरकार से पैसा आता प्रधान और जो सरकारी अफसर सब खा जाते हैं, वही भी कर रहे हैं, ठीक है। भूस्वामियों ने अपनी जमीनें बचाने के लिए हर संभव कोशिश की है। फर्जी कानून गो का सरेआम मजाक उड़ाया है। एक ही जमीन के कई हकदार निकल आए। हकीमों के सामने रोने घिघियाने लगे। हुजूर माई बाप जीतू हजारा के बाप ने अंगूठे का निशान लगा करके 25 साल पहले सुपुर्द लिख दी है। इस ज़मीन पर हमारा तो हमारे निवासिन का कोई हक नहीं रहेगा। नहीं, ये पूरा जो इसको लिखा गया, देखिए गांव में जिस प्रकार की स्थिति रहती है, सामान्यतः गांव में ऐसी स्थिति नहीं, तो उसको बता रहे हैं। रेणु ने आज़ादी के बाद पैदा हुए धनाढ़ वर्ग के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, किंतु बाबू की बात निराली है। शासक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सर्वे के समय उनकी कीमत और बढ़ जाती है। बड़े लोगों की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। 5 साल तक थाना कमेटी में नेताजी का बिस्तर ज्यों ही नहीं ढोया बाबू ने, और अब हालत यह है कि जमीन लेनी है तो जय बोलो लुत्तरे बाबू की। बाबू इसी वर्ग के हैं, उसमें वे लोग हैं जिन्हें आज़ादी के बाद जमींदारों के बराबर अपनी हैसियत कायम की, अर्थात धनी किसान है, वह भी जो नेता की चापलूसी करते करते अपने सामाजिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में सफल हो गए। यानी कह सकते कि हमारे गांव में भैया कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कुछ नहीं करते, सिर्फ नेता की चापलूसी करते हैं, और नेता की चापलूसी करते करते क्या होते हैं, एक दिन बहुत बड़े पैसे वाले हो जाते हैं। ये गांव में कई बार होता है कि बड़े नेता की, बड़े लीडर की, जो लोग उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उनकी भी स्थिति क्या होती है, धीरे धीरे बदल जाती है। उसी को यहाँ पर रेखांकित किया गया, उसी को रेणु यहाँ पर बता रही किस प्रकार से वहाँ उनके गाँव की जो स्थिति है, इसी को पूरा इसमें बताया गया है, ठीक है। इस चीज़ में आ सकता है इसकी भाषा शैली
तो अगर हम भाषा शैली की बात करें तो इमैला आंचल और परिकथा के उपन्यास में रेणु का जो है, ठीक है। इसमें अगर हम भाषा की बात करें तो मूलतः यह हिंदी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और इसमें ग्रामीण अंचल की भाषा है, वो भी शब्द हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। गांव के शब्द या देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। हिंदी और देशज शब्दों का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। और एकलव्य के नोट में अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हमें कई बार दिखाई देता है। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी इसमें पूर्णतः दिखाया गया है। तो जैसे आप देखोगे पारंपरिक कुछ फारसी शब्द भी इसमें देखेंगे, ठीक है। या हास्य व्यंग के रूप में भी इसको आप कह सकते हैं एकलव्य के नोट को जो लिखा गया। तो एकलव्य के नोट जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9.6 देखोगे तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो लगभग क्या होगा भैया, समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 10, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 के हमारा यात्रा वृत्तांत, ठीक है। यात्रा वृत्तांत में जो हमें देखना है यहाँ पर 10.4, ठीक है, यात्रा वृत्तांत और अन्य विधाएं, यानी संस्मरण और रिपोर्ताज क्या होता है, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ताज क्या है, इसी को हमें देखना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे 10.4 को चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखो एक चीज़ ये रही यात्रा वृत्तांत की विशेषता, इसको देख लेना, ठीक है। देखो यात्रा वृत्तांत में क्या होता है भाई, स्थान का बहुत महत्व है, ठीक है। कोई भी यात्रा वृत्तांत उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप कहाँ पर घूमने गए तो स्थानीयता यानी स्थान का बहुत ज़्यादा महत्व है। दूसरा तथ्यात्मक, यानी जब आप यात्रा वृत्तांत लिखे तो उसमें तथ्य फैक्ट के साथ लिखा जाता है यात्रा वृत्तांत, इसलिए उसमें तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे आत्मीयता, यानी आपको वो बहुत आपके हृदय से जुड़ा हुआ है ताकि आप यह बहुत आपको अच्छा है, आत्मीयता भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है किसी भी यात्रा वृत्तांत में। वैयक्तिकता, आपका यात्रा वृत्तांत जो है व्यक्तिगत होता है, ठीक है। दूसरा अगला पार्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट रोचकता, यानी रोचक ढंग से यात्रा वृत्तांत को प्रस्तुत किया जाता है, इसमें रोचकता भी इंपॉर्टेंट रहती है कोई भी यात्रा वृत्तांत हो, ठीक है। तो इसमें आगे हम देखेंगे 10.4 जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितना इंपॉर्टेंट मैं सारे बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्या है यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ताज, देखिएगा संस्मरण और रिपोर्ताज यात्रा वृत्तांत से मिलती जुलती विधा बनी। ये जो संस्मरण होता है और जो रिपोर्ताज होता है वह यात्रा वृत्तांत से मिलती जुलती है, ठीक है। कभी कभी इन तीनों का एक ही मान लिया जाता है, इसलिए यहाँ एक अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। संस्मरण जहाँ अस्थायी है, भाई जो संस्मरण होता है वह बिल्कुल अस्थायी है, ठीक है, अमिट स्मृति है, यानी अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वहाँ यात्रा वृत्तांत की स्मृतियों को रेखांकित, यानी यात्रा वृत्तांत में करते हैं स्मृतियों को रेखांकित करते हैं, ठीक है। इसमें वर्णित स्थान की भौगोलिक, यानी जो यात्रा वृत्तांत होता है उसमें हम क्या करते हैं किसी स्थान की भौगोलिक चीज़ों को बताते हैं, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक चीज़ों को, यानी यात्रा वृत्तांत में हम किसी स्थान की भाई वहाँ पर भौगोलिक स्थिति, यानी वहाँ पर जलवायु कैसे है, वहाँ पर पहाड़ कैसे है, वहाँ पर झरना कैसे है, वहाँ का मौसम कैसे है, या वहाँ की ऐतिहासिक चीज़ें क्या हैं उनके बारे में, या वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की सभ्यता क्या है। जबकि संस्मरण में हम इसके बिना काम चल जाते हैं, यानी इसमें ऐसी संस्मरण में कोई भी चीज़ नहीं होती। यात्रा वृत्तांत में स्थानीयता यानी स्थान का, तथ्यों का, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जबकि संस्मरण में ऐसी, यानी संस्मरण में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। संस्मरण को हम सिर्फ रिकॉल करके याद करके किसी घटना को प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन यात्रा वृत्तांत में जो स्थान है, जो प्लेस है, तथ्य हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, देखिएगा यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ताज। देखिएगा जहां तक यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ताज में भिन्नता का प्रश्न है तो रिपोर्ताज लेखक को भी घटनाओं की जानकारी के लिए, जो रिपोर्ताज होता है उसको लिखने के लिए लेखक को यात्रा करनी पड़ती है, और यात्रा वृत्तांत तो होता ही उसको होता ही है, लेकिन उसका उद्देश्य यात्रा वृत्तांत की तरह सौंदर्य परक नहीं होता है। देखो जो रिपोर्ताज होता है उसमें रिपोर्ट जरूर होती है, उसके घूमना फिरना पड़ता है, लेकिन जो रिपोर्ताज होता है उसमें सुंदरता नहीं है, उसमें हम किसी चीज़ की सुंदरता है या किसी स्थान की खूबसूरती के बारे में नहीं लिखते हैं। लेकिन यात्रा वृत्तांत में तो हम किसी स्थान के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, वहाँ का कितना सुंदर है, कितना बेहतर है, उसको लिखा जाता है, ठीक है।
रिपोताज प्रायः जो होते हैं, रिपोताज होता भैया कहीं पर बाढ़ आ गई है, कहीं पर अकाल पड़ गया है, कहीं पर युद्ध हो गया है, कहीं पर दंगे हो गए, या कहीं पर कोई घटना घट जाती है, तो उसको हम उस घटना को क्या करते हैं, पूरी संवेदना के साथ, पूरे दुख दर्द के साथ उसको लिखते हैं। ठीक है, इन घटनाओं को हम लिखते हैं। लेकिन जो यात्रा वृत्तांत होता है उसमें हम क्या करते हैं, बड़े रोचक ढंग से, बड़े सुंदर ढंग से प्रकृति का, उस स्थान का, कैसे आना है कैसे जाना, उसका वर्णन हम वहाँ पर करते हैं। ठीक है, यात्रा यानी यात्रा वृत्तांत के केंद्र में यात्रा होती है, वहाँ का स्थान का वैभव कैसा है, वहाँ की प्रकृति कैसी है, इसके बारे में लिखते हैं। इस तरह यात्रा वृत्तांत की रचना व्यक्ति या लेखक की प्रकृति, यानी जो यात्रा वृत्तांत होता है वह किसी व्यक्ति या लेखक जो नेचर है उस पर बहुत हद तक क्या करती है, निर्भर करती है। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंट जरूर कर लें। दूसरा इसमें है राहुल संस्कृतायन, ये इम्पोर्टेंट है, आता भी है, कई बार पिछली बार आया था राहुल संस्कृतायन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो राहुल संस्कृतायन में इसमें मैं आप इन्होंने एक यात्रा कर रखी है। ठीक है, चीन की यात्रा है इनकी। ठीक है, राहुल संस्कृतायन, ठीक है, इनकी जो यात्रा है वो इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, जैसे है चीन बोला, तिब्बत की यात्रा करेगी भाई। ठीक है, ठीक है, चीन की जो राहुल संस्कृतायन की जो यात्रा है ये आपसे पूछी जा सकती है। राहुल संस्कृतायन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये इनका प्रतिपाद्य। ठीक है, और इसकी प्रतिपाद्य पढ़ना है कि राहुल संस्कृतायन की जो इन्होंने यात्रा कर रखी है, तो इसको जरूर, और इसकी भाषा शैली दूसरी। ठीक है, ये इनकी यात्रा की प्रतिपाद्य और भाषा शैली क्या है जो इन्होंने तिब्बत की यात्रा कर रखी, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो इसको करके जाना है। और 10.8 आ गया है, सारांश आ गया है। इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 10 है ये भी समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारी जीवनी है। जीवनी में क्या देखिएगा, जीवनी क्या है, निराला की साहित्यिक साधना। ठीक है, जिसमें हमें क्या देखना है, निराला की साहित्यिक साधना में हम देखेंगे इसका प्रतिपाद्य और भाषा शैली को तो हम जरूर देखेंगे, बाकी इसमें कुछ अन्य चीज़ें हैं। ठीक है, जो हमें देखना है, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं। भाई जीवनी और कौन कौन सी अन्य विधाएं हैं देखिएगा। वैसे तो सारे साहित्य और कला का मूल स्रोत जीवनी होती है, यानी साहित्य की जितनी विधाएं हैं वह उनकी जो उद्देश्य है वो जीवनी होती है। लेकिन फिर भी कुछ साहित्य के रूप में जीवन का उपयोग बहुत सीधे और प्रत्यक्ष, यानी जीवन का जो उपयोग होता है उसका हम बहुत भैया सीधे रूप में या प्रत्यक्ष रूप में करते हैं। जीवनी के साथ इस तरह की अन्य साहित्य रूप आत्मकथा, संस्मरण या रेखा चित्र, जीवनी के साथ कुछ अन्य जैसे आत्मकथा है या रेखा चित्र या संस्मरण, ये भी चीज़ें होती हैं। साहित्य में जीवनी से बहुत मिलते जुलती आत्मकथा, यानी जो अगर बात करें जो जीवनी है उससे मिलता जुलता कौन सा चीज़ है, आत्मकथा। यानी आत्मकथा और जीवनी जो होती है लगभग सेम होती है। जीवनी और आत्मकथा दोनों में सामान्यतः किसी महत्वपूर्ण या किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को ही लिखा जाता है। यानी देखो, जीवनी हो जो आत्मकथा हो, भाई जीवनी किसके ऊपर लिखी जाती है, भाई किसी व्यक्ति ने बहुत बेहतर काम किया है, भाई किसी ने खेल के जगत में, किसी ने साहित्य में, किसी ने समाज में, किसी ने फिल्म में अगर बहुत बेहतर काम किया, उस व्यक्ति को जीवन को आधार बना करके जीवनी लिखी जाती है। जीवनी में जीवन के इस आधार सामग्री का कोई दूसरा व्यक्ति प्रस्तुत, यानी जीवनी जो होता है वो व्यक्ति कोई दूसरे की जीवनी लिखी जाती है ना, यानी जीवनी जो होती है व्यक्ति खुद नहीं लिखता है, जब व्यक्ति दूसरा कोई व्यक्ति लिखता है। ठीक है, जबकि आत्मकथा जो होती है उसे व्यक्ति क्या करता है, स्वयं लिखता है। आत्मकथा, इन दोनों में साहित्य रूपों में सामान्यतः संपूर्ण जीवन को है याद है। अगर बात करें जो जीवनी होती है वो भी पूरे जीवन के बारे में लिखी जाती है, और जो आत्मकथा होती है उसमें हम भी क्या करते हैं, अपने पूरे संपूर्ण जीवन के बारे में ही लिखा जाता है। हिंदी में एक और राहुल संस्कृतायन और बच्चन की आत्मकथाएं देख सकते हैं। वहीं पर अमृत राय प्रेमचंद की कलम से अगर आप देखोगे तो देखोगे रामविलास शर्मा है कि निराला की साहित्यिक साधना है, विष्णु प्रभाकर द्वारा सतर चंद की जीवनी है जो उन्होंने लिख रखा। तो इस प्रकार की कुछ जो जीवनियाँ हैं वह फेमस हुई हैं। ठीक है, दो उल्लेखों में जीवनियाँ अग्नि सेतु और समय साम्यवादी होती हैं। क्रमशः बंगला कवि काजी नारुल इस्लाम और राहुल संस्कृतायन ने जीवनी वृत्त को जीवनी के
स्वीकृत रूप को प्रस्तुत किया है। जीवनी अपनी प्रमाणिक और विश्वसनीय तथ्यों का होती है, यानी जो जीवनी होती है भैया वो प्रमाणिक होती है और उसमें तथ्यनीय होती है, तथ्य उसमें बहुत, फैक्ट उसमें बहुत ज़्यादा होती है, उस पर उसमें बल दिया ज़्यादा है। जबकि आत्मकथा अपने बारे में तथ्यों के मर्म और साहित्यिक उद्घाटन करती है। ठीक है, हिंदी में पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र की अपेक्षाकृत संक्षिप्त आत्मकथा करें, यानी जो आत्मकथा होती है शॉर्ट में हो सकती है, लेकिन जो जीवनी होती है कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, मैंने कई बार बताया है, और आत्मकथा जो होती है वह हम उसको स्वयं लिखते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ को देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे लिए इसमें रहेगा, तो अगर बात करेंगे जैसे करेंगे जीवनी की विशेषता क्या होती है, यानी अगर कोई व्यक्ति जीवनी, ऑटोबायोग्राफी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी, यानी बायोग्राफी भाई कोई दूसरा भी लिख सकता है। तो अगर जीवनी की विशेषता क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या है भाई, जीवनी जो होती है किसी आदर्श व्यक्ति के ऊपर लिखी जाती है। मान लो कोई सचिन के ऊपर लिख रहा है, कोई हरिवंश राय बच्चन जी हैं, कोई क्रिकेटर है, कोई फिल्म वाला है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, उनके ऊपर, यानी किसी आदर्श व्यक्ति के ऊपर जिससे समाज प्रेरणा ले सके, उन व्यक्तियों के ऊपर क्या लिखी जाती है भैया, जीवनी लिखी जाती है। यानी जीवनी लिखने के लिए है कोई आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, प्रमाणिकता लिखी जाती है, वो जो चीज़ें आप जीवनी में बता रहे हो बिल्कुल सही हो, सत्य हो, प्रमाणिक हो, यानी जीवनी में क्या होती है भैया, प्रमाणिकता भी देखी जाती है, यानी लोगों का उसमें विश्वास हो, लोग उसको जाने। दूसरा, जीवनी के जरिए हमारा किसी के प्रति संवेदना रहती है। मान लो कि आपका कोई बहुत बड़ा आदर्श है, मान लो कि आप किसी हीरो को बहुत लाइक करते हैं, आप उनके बारे में लिख रहे हैं, संवेदना है आपको उन पर। मान लो कोई नेता है, कोई लीडर है, आपके मन के या भावनाएं उससे जुड़ी हैं, यानी उसमें वेदना, यानी जीवनी में हमें किसी व्यक्ति के मन में वेदना, संवेदना का स्वर हमें दिखाई देता है। ठीक है, अगला, जीवनी क्या रहती है, वर्णन करते हैं, यानी किसी व्यक्ति के बारे में हम क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, यानी उसके पूरे बारे में निष्पक्ष तरीके से हम पूरे डिटेल में उसके बारे में लिखा जाता है। यानी इसमें जो उसके जीवन में अच्छी बातें रहती हैं, जो बुरी बातें रहती हैं, सभी चीज़ों का हम क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। क्या है, जीवनी की विशेषताएं हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। भाषा और शैली की अगर बात करें, वर्णन, इसमें जो वर्णन किया जाता है पूरी तरीके से तटस्थ रहता है। ऐसा वर्णन किया जाता है कि इसमें जो पढ़ने वाला हो उसको उबाऊ ना लगे, बहुत रोचक ढंग से और आकर्षक शैली में जीवनियों को क्या किया जाता है भैया, लिखा जाता है। ये क्या है, सारी जीवनी के गुण हैं। ठीक है, तो इस जीवनी के जो गुण मैंने आपको बताया, ये आपके इसको जरूर देख लेना, ये लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, ये जीवनी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं जो इसमें रहेगा। बाकी जितना इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को देख लिया। जो बता रहा हूँ ना एग्जाम में आएगा कल, मुझे बताना जितना मैंने पढ़ाया है मैं। ठीक है, हेलो, बोलिए, एक मिनट। देखिए, 11.6 निराला की साहित्यिक साधना जो है इस रिलेटेड आपका आ सकता है, इसको जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट है ठीक जो होगा उसको तो मैं बता दूंगा। इसके चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 11.7 आ गया है, तो इसका सारांश आ गया। चैप्टर जो है आपका लगभग खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, चैप्टर नंबर 12वां। ठीक है, चैप्टर नंबर 12वां जो है वो क्या भैया, चैप्टर नंबर 12 देखिएगा, लास्ट चैप्टर है। ठीक है, क्या है, संस्मरण। ये महादेवी वर्मा से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे संस्मरण और अन्य गद्य विधाएं, यानी 12.3। ठीक है, और इसमें जो है 12.4 पथ के सारथी को जरूर कर लेना, संस्मरण क्या होता है। ठीक है, संस्मरण और अन्य गद्य विधाएं, इसको देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जिनको मैं बता रहा हूँ कौन कौन से, 12.3 को कर लेना, 12.4 को कर लेना। ठीक है, 12.6 और 12.7 इतने को करके आप जरूर जाइएगा। ठीक है, तो बाकी जितना इंपॉर्टेंट होगा उसको ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ें आती भी रहती। तो यहाँ पर देखिए 11.3 में देखिए गया संस्मरण और अन्य गद्य विधाएं। देखिएगा, परिचय के सघन वृत्त में आने वाली किसी भी व्यक्ति को केंद्र में रख करके लिखा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर साहित्यिक व्यक्तियों के संस्मरण ही अधिक प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जो साहित्यिक लोग होते हैं भाई, जो बड़ा आदमी होता है, मान लो किसी ने नेता है, अभिनेता है, राजनेता है, या जो साहित्यिक लोग होते हैं उन्हीं के संस्मरण अधिक फेमस हुए हैं। जिस व्यक्ति को केंद्र में रख करके संस्मरण लिखा जाता है, संस्मरण लेखक उस व्यक्ति के जीवन के किसी विशेष काल या खंड को अपने लिए चुनता है। यानी हम किसी व्यक्ति के बारे में जब संस्मरण लिखते हैं ना, पूरी लाइफ के बारे में नहीं,
उस व्यक्ति के जीवन के किसी एक पार्ट को संस्मरण करके हम लिख सकते हैं जो बहुत अच्छा हो। उस संबंध के दौर में उस व्यक्ति के अनेक पक्षों की जानकारी उस संस्मरण में मिलती है, लेकिन किसी व्यक्ति का उस कालखंड का संपूर्ण जीवन नहीं। यानी संस्मरण जो होता है किसी व्यक्ति का पूरा लाइफ नहीं था, लेकिन किसी एक विशेष कालखंड के जरिए हम उसके पूरे जीवन के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। भले ही संस्मरण से यह अपेक्षा ना की जाती हो कि वह व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी देगा, लेकिन फिर भी एक अच्छा संस्मरण एकांगी और पूर्वाग्रहों से बचते हैं। यानी हमें जब किसी के बारे में संस्मरण लिखें तो बहुत ज़्यादा उसके मान ले वो व्यक्ति हमारा बहुत, उससे हमारा प्यार है या उसका हमारा बहुत सम्मान है, तो उसके लिए झुकाव ना दिखाई जाए, बल्कि अगर मान लो कि हम किसी से ईर्ष्या भावना से करके, यानी हम क्या करें, अगर किसी व्यक्ति के बारे में संस्मरण लिख रहे हैं तो हमें एक प्रकार से तटस्थ होकर के लिखना चाहिए। यानी किसी की बहुत न तरफदारी करें या किसी की बहुत ज़्यादा भैया खिलाफत करें, ठीक है। इसीलिए संस्मरण लेखक के लिए जरूरी है कि उसे उपलब्ध स्रोतों से ही अपने विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करे, ठीक है। संस्मरण बहुत से लेखक पर पड़े हैं उस व्यक्ति के निजी प्रभाव का आकलन होता है। यानी संस्मरण में हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में लिखते हैं उस व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, लेकिन प्रभाव का जो आकलन होता है उस व्यक्ति में संपूर्णता ही अधिक विश्वसनीय होती है। संस्मरण लेखक के लिए यह काम है कि उसे एक जीवनीकार को निकट ले। अगर आप संस्मरण लिख सकते हैं तो आगे चल करके आप किसी के बारे में जीवनी लिख सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति संस्मरण लिख सकता है उसमें जीवनीकार वाले गुण आ सकते हैं। जीवनी लेखक की तरह अपने विषयों के बारे में निष्पक्ष पृष्ठभूमि तैयार करती। जो जीवनी होती है वह अपने विषय के बारे में क्या होती है, वह पूरी तरीके से निष्पक्ष होती है। यानी जो जीवनी लिखी जाती है वह फेयर रहे, निष्पक्ष उसको लिखा जाता है, ठीक है। पृष्ठभूमि तैयार करके कोई संस्मरण लेखक में संपर्क काल में अधिक परिपूर्ण या बन सकता है। अब हम देखेंगे इसमें जो हमारे ले रहे देखा संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। संस्मरण और रेखा चित्र, देखो अपने मूल रूप में रेखा चित्र भले ही चित्रकला की दुनिया से आया हो, कह सकते हैं कि अगर आप देखो जो रेखा चित्र होता भले ही वो चित्रकला की दुनिया से है, लेकिन साहित्य की गद्य में एक विशेष विधा के रूप में इसको माना जाता है, यानी रेखा चित्र को, ठीक है। इसको विशिष्ट पहचान मिली है। सामान्य अर्थों में रेखा चित्र व्यक्ति के बाह्य रूप को बताता है। जो सामान्य माने जो रेखा चित्र होता है व्यक्ति का जो बाह्य रूप कैसा है या व्यक्ति का नेचर कैसा है, आचरण कैसा, उसको बताता है, जिसके द्वारा उस व्यक्ति का आकलन किया। नहीं, रेखा चित्र के जरिए हम किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि भैया उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका बात करने का स्टाइल कैसा, तरीका कैसा, उसको बताने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। उसके शरीर और उसके अंगों की बनावट कैसा है या उसका आकार कैसा, उसका पहनावा कैसा है या बातचीत करने का ढंग क्या है, उसको हम क्या करते हैं रेखा चित्र के जरिए प्रस्तुत करते हैं। उसका पोशाक कैसी है, बातचीत में जोरदार ठहाके, उसका अस्थायी पहचान क्या है, इन सभी चीज़ों के जरिए हम क्या कर सकते हैं व्यक्ति का व्यवहार जो है उसको बताने का प्रयास करते हैं रेखा चित्र में। संबंधित व्यक्ति को यह रेखा चित्र उसकी विशिष्ट पहचान बन करके पाठक तथा लेखक के बीच विश्वास और संवाद की स्थिति को पक्का करती या बनाती है, ठीक है। अगला जो इसमें रहेगा ये पार्ट देखिएगा, संस्मरण पत्र और साक्षात्कार। जो चीजें मैं बता रहा हूं ना इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। संस्मरण पत्र और साक्षात्कार देखिएगा, संस्मरण में दो व्यक्तियों के बीच संवाद। जो भाई संस्मरण क्या होता है, भाई संस्मरण है हम याद करके किसी जो उसमें दो व्यक्ति, संस्मरण में दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनेक मुद्दों पर बातचीत की एक विशिष्ट भूमिका होती है, ठीक है। यह संवाद वस्तुतः किसी संस्मरण को साक्षात्कार के निकट लाता है, यानी जो संस्मरण होता है वह साक्षात्कार के निकट होता है, ठीक है। संस्मरण में साक्षात्कार अधिक औपचारिक विधा है जिसमें परिचय सघन और उतना जरूरी नहीं है जितना संस्मरण में होता है, लेकिन फिर भी संस्मरण में साक्षात्कार के तत्व निष्कासित करना कठिन है। जिस व्यक्ति के संबंध में संस्मरण लिखा जाता है उसका संस्मरण लेखक से पूर्व या दीर्घकालिक परिचय हो सकता है। यानी अगर आप संस्मरण किसी के बारे में लिख सकते हैं, आप उसको जानते होंगे या उस घटना के बारे में आपने यानी उससे संबंध होता है, अतः आपने संस्मरण में वह पत्रों का भी उपयोग कर सकता है। पत्रों का कोई उपयोग उस संस्मरण में प्रामाणिकता को दे सकता है। यह सारे उपकरण उस केंद्रीय व्यक्ति को अपेक्षाकृत अधिक और विश्वसनीय रूप हमारे सामने में लाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इस बात को यानी संस्मरण और पत्र, भाई संस्मरण क्या होता है, यानी हम किसी चीज को याद करके जो लिखते हैं, मेमोरी जो हमारा संस्मरण है। मान लो कि कोई घटना थी भाई, उस घटना को मैं याद कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ, फिर रिकॉल करके उसको लिख रहा हूँ, संस्मरण। पत्र क्या है,
पत्र दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है इसको हम पत्र बोलते हैं, ठीक है। इसमें निजता बहुत ज्यादा रहती है और पत्र जो होता है वह भाई एक प्रकार से वर्तमान पर लिखा जाता है, जैसे हमने बातें की। साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार जो होता है वह पत्र के बहुत आसपास होता है, यानी जिस प्रकार के साक्षात्कार में दो व्यक्ति बात करते हैं उसी प्रकार से पत्र में भी जो दो व्यक्ति तो आपस में वार्तालाप करते हैं। तो पत्र साक्षात्कार जो है उसमें काफी अंतर होता है। संस्मरण और साक्षात्कार भी एक रहता है क्योंकि उसमें भी दो व्यक्तियों के बारे में ही लिखा जाता है या कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि इसमें देखा अगला जो इसमें रहेगा जो इम्पोर्टेंट रहने वाला 19 सेक्शनों को जो मैंने आपको बोला था वो सेक्शन को देखिएगा जरूर भाई। जो अगला देखते हैं जो रहने वाला है संस्मरण का सार। यहाँ पर महादेवी वर्मा से रिलेटेड एक संस्मरण लिखा गया है, देखिएगा। महादेवी वर्मा कवित्री ही नहीं चित्रकार भी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने संस्मरण का प्रारंभ हुआ चित्रों और चित्रशाला के रूपक में करती हैं। स्मृतियों की दो कसौटियां हैं, 600 चित्रशाला जिसमें दो। देखो एक चीज आया है महादेवी वर्मा के बारे में जरूर पढ़ के जाना और सुभद्रा कुमारी चौहान, इसी चैप्टर से कई बार क्वेश्चन आया है 12वें चैप्टर से, ठीक है। तो किसके बारे में भैया? शॉर्ट में आता है, एक पेज लिखने के लिए आता है, ठीक है। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी, क्योंकि ये दोनों क्या क्लासमेट हैं, दोनों साथ में पढ़ी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान। ये आपने जो महादेवी वर्मा का बोला है ये कौन से वो मैंने आपको बताया कि एक तो महादेवी वर्मा, दूसरा सुभद्रा कुमारी चौहान। इसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो इन दोनों के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी डिटेल में, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आपसे कई बार पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। ये आ सकता है इसलिए मैंने आपको बोला है। जो इम्पोर्टेंट था उतना तो मैंने आपको बता दिया है। जो ठीक है, संस्मरण की भाषा शैली, ठीक है। ये जो संस्मरण लिखा है इसकी भाषा शैली की बात की गई है, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है जो मैं बता रहा हूँ उनको पढ़ के जरूर जाना है, जो बोला है, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। बाकी तो इसमें जितना था इम्पोर्टेंट था मैंने तो आपको पूरा बता दिया। चैप्टर नंबर 7 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 तक बता दिया। 12.8 आ गया है। इसी तरह आपका ये जो चैप्टर है लगभग क्या होगा भैया, ये समाप्त होगा। इसमें जितना बताना था उतना मैंने आपको बता दिया है और इसको पढ़ लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने ब्लॉग बना दिया उसका वीडियो, उसको भी जा कर के देख लीजिएगा। और दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरी किताब के बारे में पता चल जाएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है।